ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी MCQ का ये सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का 8वां क्लास है, जिसमें जो निम्मी ने PDF प्रोवाइड की है MCQ की, उस MCQ की कंटिन्यू सीरीज चल रही है। इसके पहले 7 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और जो 7 क्लास के क्वेश्चन है, या तो 7 क्लास देखना है आपको इसके पहले की वीडियो, तो आप क्या कर सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो क्वेश्चन है निम्मी के PDF, अगर इसकी PDF डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 149। इसके पहले के क्वेश्चन आप आई बटन पे क्लिक करके या तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो, पूरा सीरियल नंबर है। ठीक है, ये आज का 8वां क्लास है। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, उस चैप्टर के ऊपर टेस्ट बनी है, वो टेस्ट आपको देते जाना है, ताकि आपको पता चले कि हमने जो पढ़ा है और आप जो पढ़े उसको, उसमें से आपको कितना याद है। ठीक है, तो उसकी भी लिंक क्या है, MCQ की और CBT टेस्ट है। ठीक है, ऑनलाइन है, फ्री में, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 149 है, अभी आज का पहला है, लेकिन इसका नंबर कितना है, 149। क्यों, तो इसके पहले के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ने वाले, रिवर्स नहीं जा सकते हम। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे। अभी आपको क्या करते जाना है, हिंदी भी पढ़ते जाना है। हिंदी में लिखा है कि किस चिन्नी का उपयोग करते हैं कीवे में, कीवे काटने के लिए। अभी इसका मतलब क्या होता है ये समझ ले। कीवे मतलब क्या होता है कि जो छोटा रास्ता है, छोटी जगह है, उसमें से छन्नी आपको यूज करना है। तो छन्नी की भी बहुत सारे टाइप है, मतलब चीजल के बहुत सारे टाइप है, इसके पहले डिस्कस भी किए। ठीक है, तो कौन सी छन्नी आप यूज करेंगे ये पूछा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए। अभी आपको ये तो समझ में आया कटिंग कीवे मतलब, थोड़ा सा डायग्राम में लीजिए, डायग्राम में अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, कटिंग कीवे मतलब जैसे अभी ये आपका जॉब है। ठीक है, ये जॉब है, ये जॉब का ये ऊपर वाली जो परत है वो मोटी है ना, उसके लिए आप बराबर फ्लैट चीजल यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर कोने में से आपको मटेरियल निकालना है, तो कोने में से आपको काटते जाना है छन्नी का यूज करके, तो आप कौन सी छन्नी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो जगह अगर छोटी है तो उसका फेस भी, टिप भी कैसे होना, पॉइंट भी कैसे होना चीजल का, उसी तरह होना कि ताकि वो कीवे में जा पाए। बराबर है, जो छोटी जगह है उसमें जा पाए, तो उसको क्रॉस कट चीजल या तो कैप चीजल कहते हैं, ये उसका नाम है। ये इस तरह की चिन्नी होती है, देखो इस तरह का उसका आगे का पॉइंट होता है, बिल्कुल छोटा होता है, और फ्लैट का क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कीवे में कौन सी यूज करेंगे, एक तो क्रॉस कट चीजल या तो कैप चीजल यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेना हमें कि देखो क्रॉस कट तो नहीं है, सॉरी क्रॉस कट है, क्रॉस कट वाला ऑप्शन है B पे, तो हमारा B ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान में रखना, एक ही कहना मतलब क्वेश्चन का एक आधा वर्ड ध्यान में रखिए, उससे क्या होता है कि आपको आसानी जाती है ध्यान में रखने के लिए। और तो हम तो ऐसे समझाते हैं कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, कोशिश करते हैं। तभी भी कभी कभी होता है ना कि हर बात आप हमारी, मतलब हम जो समझा रहे हो हर बात आपको समझ में आए, ये जरूरी नहीं है ना। आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है उस वक्त इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद मतलब उसी क्वेश्चन का वर्ड कटिंग कीवे आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए कौन सी चीजें यूज करते हैं, क्रॉस कट चीजें यूज कर सकते हैं, तो इसका B ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो ये नंबर ऑफ टाइम क्या हुआ कि इतने सारे क्लास हुए ना, अभी पहला वाला क्लास छोड़ के दूसरे क्लास से यही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, मतलब आज का लास्ट वीडियो है, इसमें यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली डायग्राम बार बार देखिए आपने। ठीक है, तभी भी वही जहाँ पे X मार्क लिखा है, पूछा है कि इसका नाम क्या है, तो लगभग सभी को पता है इसको क्या कहते हैं, पिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन। उसके पार्ट भी आपको पता है कि फेस किसे कहते हैं, चिक किसे कहते हैं, की होल किसे कहते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो इसका A ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉविंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल। ठीक है, अभी चीजल जो होती है ना, आगे का जो एज होता है, देखो कटिंग एज मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे डायग्राम नहीं निकाली है, जो आगे वाला पार्ट होता है, जो आगे वाला पार्ट है तो उसको क्या कहते हैं, ये कटिंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिंग एज। तो चीजल का कटिंग एक क्राउनिंग क्यों होता है, क्राउनिंग मतलब ऐसे मुड़ा होता है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ऐसे कर्वेचर टाइप होता है। तो ये पूछा है कि ऐसे क्यों होता है। जैसे इसके पहले आपको एक क्वेश्चन भी आया था, कौन सा, कि जो हैमर होता है, वो
क्वेश्चन में पूछा था कि हैमर का जो फेस है ऐसे कॉनकेव क्यों होता है, कॉन्वेक्सिंग क्यों होता है, मतलब ऐसे मुड़ा क्यों होता है, क्यों? तो जब आप ठोकते हो गलती से कभी कोने पे लग गया तो क्या होता है कि वो हैमर का जो किनारा है वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। उसके लिए क्या करते हो, थोड़ा सा कर देते हो। उसी तरह सिर्फ सेम टू सेम छेनी का भी वैसी है, मतलब चीजेल का भी वैसी है। तो उसमें क्या होता है, देखो प्रिवेंटिंग स्लिपिंग उसके लिए नहीं करते, वही ऐसे मुड़ा क्यों देते उसको, मतलब थोड़ा सा स्लोप देते। पूछा है क्यों, तो प्रिवेंट द डिगिंग ऑन कॉर्नर। सेम मतलब हैमर का भी इसी तरह का क्वेश्चन था कि कोनों की खुदाई को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये इसको अभी आप हिंदी में ध्यान में रखिए ना, तो इंग्लिश में रखिए, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके लिए क्या करते हैं, उसको क्राउनिंग करते, क्या करते हैं, क्राउनिंग। हिंदी में भी वही लिखा है, आपको वर्ड ध्यान में रखना है। क्राउनिंग क्यों करते हैं, ताकि उसका डिगिंग ना हो, उसके मतलब वो खुदाई ना हो, खराब ना हो करके, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। अभी देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझ लो, जब भी आप क्वेश्चन समझते हो तब आंसर बताना, मतलब लगभग आधा काम आपका तभी हो गया जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन ही जानबूझ के ज्यादा क्यों एक्सप्लेन करते हैं, जिसके ध्यान में क्वेश्चन आया समझ लो आधा काम अपना वहीं पे खत्म हो गया। क्यों, तो क्वेश्चन में ही बहुत से आंसर होते हैं। देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक आधा मेटल पीस है जिसपे आप काम कर रहे हो, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, तो इस पे अगर छेनी से काम कर ले, समझ लो अगर ये वाला छन्नी का ये जो पार्ट है, मतलब जो आगे का पार्ट होता है जो कटिंग एज कहते हैं उसको, ये वाला अगर ये छन्नी को अगर ज्यादा झुका देंगे समझो हम, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट रब होगा तो घिसेगा आपके किसको, जॉब को घिसेगा। तो उसको ना घिसे, जनरल सी क्वेश्चन है, ना घिसे करके आपको क्या करना है कि ये जो आपका सरफेस है, जो जॉब है, जॉब और आपका जो जिससे भी आप काम कर रहे हो, या तो छन्नी का काम कर रहे हैं चीजेल का, तो उसका क्या कर दो, डिस्टेंस बढ़ा दो। क्या कर दो, डिस्टेंस बढ़ा दो। वही सिंपल, मतलब क्या करना है वहां पे, इंक्रीज द क्लियरेंस एंगल। हमने इसके पहले भी रैक एंगल, लीप एंगल ये सब हमने बताया, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका क्लियरेंस एंगल, मतलब ये जो एंगल होता है ना, इसके पहले भी डिस्कस किए, ये एंगल को क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, जनरल सी बात है। एकदम झुका के अगर करते हो तो घिस नहीं है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। अभी देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रॉपर्टी, इसके पहले भी हमने प्रॉपर्टी देखिए कौन सी, डक्टिलिटी थी, टीनैलिटी थी, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी थी। तो क्वेश्चन में भी पूछा है कि मेटल की जो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है जो विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट, मतलब वो शॉक विस्टैंड कर सकती है तो सह सकती है। यहाँ पे देखेंगे हिंदी में भी वही लिखा है, जो शॉक इम्पैक्ट को सह सके। अभी शॉक मतलब इलेक्ट्रिक वाला शॉक नहीं है, ये शॉक मतलब क्या है, जैसे आप ठोकते हो, क्या करते हो, ठोकते हो उस चीज के ऊपर, या तो जैसे आपका क्या है अपना बेंच वाइस है, उसको क्या करते, कभी उसके ऊपर हैमर भी ठोक देते हो आप, तो टूटता है क्या, नहीं टूटता है। वो क्यों, तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब वो रोकता है, या तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है शॉक का, वो सह सकता है। तो वही जो सह सकता है, देखो हर मेटल सह सकता है क्या, नहीं सह सकता। तो वही पूछा है कि जो सह सकता है उसकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टफनेस। क्या कहते हैं उसको, टफनेस। मतलब क्या होता है कि उसमें प्रॉपर्टी वो टफ है, वो क्या है, टफ है, टफनेस। हिंदी में भी वही लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, which part is measuring face fitted to the frame of outside micrometer। अभी outside micrometer बार बार ये आता है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि मेजरिंग जो फेस होता है उसमें फ्रेम के साथ क्या फिट होता है, विच पार्ट फिट होता है। विच पार्ट मतलब कौन सा पार्ट फिट होता है, बड़ा सिंपल है। तो ये जो फ्रेम है, अभी ये डायग्राम देख लो आप, ठीक है। तो ये जो फ्रेम है, ये देखो, ये फ्रेम है, क्या ये वाली फ्रेम, तो इसके साथ जो पार्ट कनेक्ट है वो पार्ट कौन सा है, उसको एनविल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनविल, ठीक है। ये डायग्राम पहले ही बोला है, याद कर दो, आपके मतलब जितने भी लगभग क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डायग्राम आने को होना, क्या आने को होना, डायग्राम आने को होना, मतलब आपको पता होना, ठीक है। कौन होता है उसके साथ, एनविल होता है। वही पूछा था कि फ्रेम के साथ कौन कनेक्ट होता है, या तो उसके मतलब कौन लगा होता है फेस पे, तो क्या कौन लगा होता है, एनविल लगा होता है। क्या कौन लगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन सिर्फ हिंदी में लिखा है, बाकी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। अभी देखो
वही हमें और से बोलना पड़ेगा क्या ये भी डायग्राम आपने इसके पहले देखी है। क्यों? तो ये जो माइक्रोमीटर है वो काय के लिए यूज करते हैं, अगर कोई मतलब एकदम डीप है, गहराई वाला मेजरमेंट लेना है जिसमें आप भी नहीं जा सकते, आपकी उंगली भी नहीं जा सकती, आपकी स्केल भी नहीं जा सकती, ठीक है, बाकी कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं जा सकता। अब स्क्रू ड्राइवर डालेंगे तो गिन नहीं सकते, तो कोई इंस्ट्रूमेंट होना ना गिनने के लिए, वो गहराई वाला मेजरमेंट लेने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो रॉड होता है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, वो जहाँ गहराई में जो मेजरमेंट लेना है उसमें डाल देते हैं। और माइक्रोमीटर ये है बट उसका अलग नाम है, अलग अलग नाम के माइक्रोमीटर है ना। तो ये है डेप्थ माइक्रोमीटर, मतलब डेप्थ मतलब क्या, गहराई। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई। तो गहराई मापने वाला माइक्रोमीटर, जिसको गहराई वाला माइक्रोमीटर या तो डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम बच्चों का डायग्राम देख के उसका आंसर आ जाएगा या तो आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। अभी आप सभी को पता है, देखो वो जो ड्रिल मशीन होती है, वो जो स्पिंडल लगा होता है, पता है ना, स्पिंडल जहाँ पे ड्रिल बीट लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो वहां पे पूछा है कि ड्रिल चक कैसे हेल्ड होता है, मतलब कौन उसको पकड़ के रखता है। ड्रिल चक को पता है ना, जहाँ पे बीट लगाते हैं, ड्रिल चक सभी को पता है, ठीक है। डायग्राम में भी इसके पहले दिखाया था, अभी डायग्राम नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो उसमें ये पूछा है कि ये कौन पकड़ के रखता है, हेल्ड मतलब उसके कौन पकड़ के रखता है। देखो मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, मतलब कैसे, या तो कौन सी चीज है, या तो उसका नाम क्या है उस पार्ट का जो उसको पकड़ के रखता है, ये पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बाय आर्बर, मतलब आर्बर क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। यहाँ पे आर्बर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन कैसे भी, स्पेलिंग तो वही होने वाली है। तो आर्बर क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, किसको, ड्रिल चक को पकड़ के रखता है उस स्पिंडल पे, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which drill machine the spindle held is moved towards or away from the column। अभी ये पूछा है क्वेश्चन में कि वो कौन सी मशीन है जो क्या हो सकती है, उसका स्पिंडल क्या हो सकता है, हेड मूव टूवर्ड्स, या दूर भी जा सकता है, अपने पास भी है, मतलब जिसको आगे पीछे कर सकते थे, वो ये वाली मशीन है, ठीक है। इस वाली मशीन में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपका ड्रिल लगा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये आगे पीछे होता है, मतलब पीछे भी लेके जा सकते हैं इसको, या तो आगे भी लेके आ सकते हैं। मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे भी होल्ड सकते हैं, मतलब आगे पीछे क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको मूव कर सकते हो वही पूछा है कि इस मशीन का नाम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना, उसको कहते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन समझते जाओ, आंसर बड़ा आसान होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट, ठीक है। क्रेस्ट एंड रूट मतलब पता है आपको कि जो आपका क्या थ्रेड होता है, मतलब ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है, मतलब कुछ पार्ट बाहर निकल के होता है, कुछ पार्ट अंदर होता है। तो ये उसके डायग्राम है, ये पूरे के पूरे थ्रेड है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। बट जो काम के हमने लगा दिए और देखेंगे कि हमारे काम का कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपके थ्रेड होते हैं इस तरह से थ्रेड का शेप होता है, ठीक है। देखेंगे तो अलग अलग थ्रेड है, ये पूरे के पूरे थ्रेड है, ठीक है। जो स्क्रू होता है ना उसके थ्रेड है, बट आप देखेंगे तो सभी थ्रेड क्या दिख रहे हैं आपको, अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपको कि राउंडेड कहाँ पे होता है, राउंडेड कहाँ पे होता है। तो राउंडेड कहाँ पे होता है, देखिए ये देखेंगे ना, देखो ये ट्रायंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये थोड़ा सा टिप मतलब फ्लैट होके, इसका भी फ्लैट होके, ठीक है। ये देखेंगे तो ये जिगजैग ही है, बट वो मतलब राउंडेड नहीं है, राउंडेड एक ही है। कौन सा राउंडेड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ रोड, ठीक है, उसका मतलब नाम है टोटल, तो उसको BSW कहते हैं। क्या कहते हैं, BSW। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप देखे तो BSW कहाँ पे है, सी पे। तो इसका क्या होता है, इसका जो थ्रेड होता है ऐसे राउंडेड होता है। कैसे होता है, राउंडेड। क्वेश्चन में वही पूछा था, तो इसको क्या कहते हैं, BSW थ्रेड कहते हैं। क्या करते हैं, BSW। तो ये बी मतलब ब्रिटिश कुछ तो एसोसिएशन स्टैंडर्ड, ऐसे उसका लॉन्ग फॉर्म है सभी का, और बी से मतलब ब्रिटिश ही है, ठीक है। यहाँ पे भी शायद लिखा है, ऐसे लगता है, ये बटर है, स्क्वायर है, है, चलो नहीं लिखा है, बस इसका नाम लिखा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ रोड। मतलब क्या होता है, BSW होता है, ठीक है। जिसका थ्रेड क्या होता है, ऐसे राउंड ऊपर जाता है और क्या होता है, नीचे आता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रेंज, ठीक है। अभी पाइप रेंज सभी को पता है, पाइप रेंज सभी को पता है, रेंज सभी ने देखे ना, तो उसके भी अलग अलग टाइप है। तो अभी ये जो रेंज है उसको रेंज कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बराबर, रेंज कहते हैं। तो पूछा है कि ये रेंज कौन सा है, तो आप इसमें देखेंगे ना, आपने जो अगर पाइप रेंज वगैरह देखा है तो उसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है, एडजस्टमेंट। उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस कम ज्यादा, या तो मतलब जो भी मेजरमेंट हो कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो डायग्राम लगी है ना, डायग्राम में देखेंगे कुछ भी कम ज्यादा करने
मतलब एडजस्टमेंट करने का कोई उपाय नहीं है, एडजस्टमेंट करने का कोई उपाय नहीं है। तो इस रेंज का काम क्या है, तो अभी देखो इसको कहेंगे सॉलिड टाइप टैप रेंज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड टाइप टैप रेंज, ठीक है। बाकी क्या एडजस्टेबल नहीं है, टी नहीं है, बॉक्स टाइप नहीं है, ये क्या है, सॉलिड टाइप टैप रेंज है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। सॉलिड क्यों, तो कुछ नहीं, बिल्कुल है जितना मेजरमेंट है, मतलब ये जो होल है रेंज के, इसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, जो है वो फिक्स है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, सॉलिड टाइप टैप रेंज है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्यों, तो इसमें फार्मूला है ना, फार्मूला इसमें क्या समझा सकते हो, मतलब समझा सकते हैं बट इसमें कोई मतलब ऐसे ही नहीं, आप अपने लॉजिक से इसको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे पूछा है, इसके पहले भी वाला क्वेश्चन आया था इसी तरह का, कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज, वहाँ पे शायद इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड ऐसे कुछ तो अलग था थोड़ा सा, और ये सब है ना, जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो इसमें ये काम में आने वाला है, तो आपको पता ही चल जाएगा उसके बाद। अभी देखिए कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज, ये पूछा है, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रैप ड्रिल का फार्मूला है मेजर डायमीटर, मेजर मतलब पता है ना, सर्कल है समझो, ठीक है। डायमीटर मतलब जिसको व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास मतलब जो सेंटर में से लाइन जाती है, इधर भी कनेक्ट होती है सर्कल के और दूसरे साइड में भी कनेक्ट होती है और सेंटर में से जाती है, उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। व्यास मतलब भी क्या होता है, डायमीटर। तो भी मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब क्या होता है, छोटा होता है। माइनर मतलब छोटा वाला, मतलब इसके अंदर भी अगर दूसरा सर्कल है तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका माइनर मतलब छोटा वाला, और ये हो गया आपका मेजर वाला, मेजर मतलब बड़ा वाला डायमीटर, ठीक है। तो सिंपल तरीके से ध्यान में रखिए। तो उसका ये क्या है, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। तो आपको क्या कर लेना है, इसको याद कर लेना है, इसके ऊपर मतलब कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद विच एक्टिविटी कॉज एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट व्हाइल ड्रिलिंग। अभी देखो आप ड्रिल कर रहे हो, ड्रिल करते हो तभी ये क्वेश्चन में पूछा है कि आपका ड्रिल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ज्यादा घिस रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है, घिस रहा है, मतलब फ्रिक्शन आ रहा है उसमें, ठीक है। और चैटरिंग मतलब आवाज भी कर रहा है, क्या कर रहा है, आवाज। ड्रिल करते हो, देखो ड्रिल करने का आवाज आता है बट वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा स्मूथ होता है। बट जब ये आपका क्या होता है कि स्लो स्पीड होता है ना, तो तब क्या होता है, तब थोड़ा सा अलग आवाज आता है, ठीक है। जब ये चैटरिंग होता है ना, तब थोड़ा सा अलग आवाज आता है। या तो जो वियर होता है उसके, ये पूछा है कि ये वियर क्यों होता है, मतलब घिसता है और आवाज क्यों करता है, ऐसे पूछा है। मतलब वो घिसता है और जिस मेटल पे काम कर रहे हैं, मतलब जिस पीस पे काम कर रहे हैं उसके साथ उसका घर्षण भी होता है और आवाज भी करता है। तो ये क्यों करता है, ये पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है क्यों करता है। टू स्लो फीड रेट, अगर फीड रेट अगर स्लो रहा तो उसके कारण क्या होता है, आपको वैसे घिसने का आवाज आता है, ठीक है। या तो ज्यादा मेटल को घिसता है आपका ड्रिल, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, कि ये जो रीडिंग वाले हैं ना, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है और समझाना भी पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे वर्नियर कैलिबर है, अभी एग्जाम के पहले हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, मतलब हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से इसका मेजरमेंट लिया जाता है, मतलब आपको आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब होगा तब की तब देख लेंगे, बट लास्ट में क्या करेंगे, ये सब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे पूरे मॉड्यूल खत्म होने के बाद, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट वाला वीडियो रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका आपको याद कर लेना है, इसका ऑप्शन है फिलहाल के लिए 1.459 जो निम्बी ने दिया है, ठीक है। आपको याद करना है तो कर सकते हो। चलो उसके बाद मतलब यहाँ का रीडिंग पूछा था, यहाँ पे एरो निकाल के ना ये वाला रीडिंग पूछा था कि ये रीडिंग कितना है यहाँ पे, तो बाद में देखेंगे। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 एंड 45 डिग्री। आपको ये पता होना कि ये कॉम्बिनेशन सेट क्या है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पार्ट है उसका जो 90 और 45 90 और 45 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए यूज करते। तो कॉम्बिनेशन सेट इसके पहले भी दिखाया था और इसके पहले ये डायग्राम भी आपने देखी है, ठीक है। तो इसका जो ये देखो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ये क्या करता है, ये किस काम में आता है, 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए काम में आता है। उसको कहते हैं स्क्वायर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर हेड। तो ऑप्शन में देखेंगे स्क्वायर हेड कहाँ पे है, सी पे है। तो आपका सही ऑप्शन भी क्या रहेगा, बिल्कुल सी वाला सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, वाई रीबार प्रोवाइड इन द एंगल प्लेट, ठीक है। एंगल प्लेट भी इसके पहले दिखाई थी, नहीं दिखाई थी, तो दिखाई थी, एंगल प्लेट वाला क्वेश्चन आया था। और रिब काय के लिए होती है, उस रिब नहीं, वो स्लॉट काय के लिए होता है, ये पूछा था, ठीक है। तो ये क्या आपकी एंगल प्लेट है, ठीक है, वो किस काम में आती है ये भी पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो रिब है ना, ये रिब क्यों देते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली काम तो आपको यही पार्ट का है, बट ये रिब देते हैं, ये रिब के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है
कि रिप क्यों देते हैं कि उसको सपोर्ट चाहिए ना। देखो ये अभी ये सिर्फ एंगल में, मतलब ये एल शेप में है, ठीक है, ये ऐसे भी झुक सकता है, मतलब ऐसे भी झुक सकता है या तो खुल भी सकता है, ठीक है, मतलब ऐसे भी झुक सकता है, हो सकता है ठोकते ठोकते या तो पकड़ते और गिर जाए। तो उसको सपोर्टिंग के लिए स्ट्रक्चर दिया है, सपोर्टिंग के लिए, जैसे आपके डेस्क बेंच को है ना नीचे से एक रॉड लगा के होता है, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं होती, जहाँ पे आप पैर वगैरह रखते हो ना, एक्चुअल में जरूरत नहीं होती है ना, बट उसको उसके पैर फैल ना जाए करके क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, वही आपका रिब है। तो यहाँ पे रिब का वही काम है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कर देना, सपोर्ट देना, ठीक है। ये किसका काम है, आपके रिब्स का काम है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि रिब क्यों प्रोवाइड की होती है एंगल प्लेट में, तो आपको ध्यान में रखना है प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, मतलब विकृति को रोकने के लिए, मतलब उसका वही बोला ना, एक तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको रिब दिया है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक। अभी देखो सेम क्वेश्चन वी ब्लॉक का इसके पहले आया, बट उसका आंसर अलग था क्यों, तो डायग्राम अलग थी। अभी इसमें दो डायग्राम दिए, बट दोनों की दोनों डायग्राम क्या है, सेम है। तो अभी ध्यान में रखना है कि जो वी शेप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेवल। और ये बाजू में जो इस तरह का रेक्टेंगल होता है उसको ग्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रू। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर एक वी है तो इसका मतलब कि सिंगल लेवल है, अगर ये दूसरा वी है उसके अपोजिट साइड में तो ये डबल लेवल हो गया, ठीक है। इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे एक वी है और नीचे में भी एक वी है, दोनों सेम है। अभी ये एक डायग्राम छोड़ दो, एक ही डायग्राम की तरफ देखो, तो इसका मतलब कि ये डबल वी हो गया। कितना वी हो गया, डबल। तो डबल वी वाला ऑप्शन देखेंगे, देखो डबल लेवल वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये डबल लेवल यहाँ पे भी है, डबल लेवल यहाँ पे है, मतलब सिंगल लेवल वाला ऑप्शन नहीं आने वाला है। क्यों, तो यहाँ पे दो बार वी है। उसके बाद जो बाजू में रेक्टेंगल होता है एक ही साइड देखना है, दोनों साइड नहीं देखना है। अगर एक साइड में एक है तो सिंगल, और एक ही साइड में अगर दो है, मतलब एक है तो सिंगल और दो है तो डबल। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है, क्यों दोनों साइड देखते, दोनों साइड नहीं देखना है, सिर्फ एक साइड देखना है। मतलब इसका क्या करना है, आधा वाला साइड देखना है, एक तो ये साइड में देखिए या तो ये वाले साइड में देखिए, कोई भी एक साइड में देखिए। तो इसमें एक ही रेक्टेंगल है, इसका मतलब कि ये क्या है, एक ही है, मतलब क्या होता है, सिंगल ग्रू होता है। क्या होता है, सिंगल। तो सिंगल ग्रू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे पूछा है कि हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल। अभी आपको ये पता होना कि फोर्जेबल मतलब क्या होता है। इसमें देखेंगे हिंदी में स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट, यहाँ पे भी 4G लिखा है, ठीक है। फोर्ज मतलब क्या होता है, फोर्ग लिखा है, एक्चुअली फोर्ज है वो, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में फोर्जेबल होता है। फोर्जेबल मतलब जो ऐसे स्मिथ वाले काम करते हैं, स्मिथ वाले नहीं बोलेंगे, स्मिथ वाले बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये फोर्जिंग कर रहे हैं, ये जो अंकल दिख रहे हैं ना यहाँ पे फोर्जिंग कर रहे हैं। क्यों, तो ये इनके हाथ में यहाँ पे गर्म एक मेटल पीस है और ये हैमर से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ठोक रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो मेटल आप गर्म करते हो और उसको ठोक को उसका साइज शेप चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर उसमें कार्बन का अगर परसेंटेज बढ़ता है तो आप ये सब नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि कितना कार्बन है तो उसको हम फोर्जिंग कर सकते हैं। फोर्जिंग का मतलब ही होता है कि उसका शेप एंड साइज चेंज करना। अगर उसमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है तो उसको हम उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, कितना भी गर्म कर लो। अभी बहुत सारी मेथड है, बहुत सारी प्रोसीजर है, बस बता रहे कि फोर्जिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कब नहीं हो सकता, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका उस स्टील में, पता है ना स्टील में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बन अगर 1.7% तक है तब उसको आप फोर्जिंग कर सकते हो। अगर इससे ऊपर अगर कार्बन होता है तो आप फोर्जिंग प्रॉपरली कर नहीं सकते। उसको कितना भी गर्म कर दो वो अपना साइज एंड शेप छोड़ता नहीं है, ठीक है। इसलिए कब तक, जब तक उसमें 1.7% तक कार्बन है तब तक आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, फोर्जिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल, मतलब स्टील में कितना कार्बन है तो उसको फोर्जेबल कर सकते हैं, तो फोर्जिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। तो 1.7% तक अगर कार्बन है तभी उसके ऊपर आप फोर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही वाला बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का 166, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है शीट मेटल है, ठीक है। क्या है, शीट मेटल। तो यहाँ पे ये चैप्टर के क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। बाकी के क्वेश्चन क्या करते हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं, मतलब बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो आपको कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और साथ में टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।